अस्सलाम वालेकुम यार, तुम लोग कैसे हो? होपफुली ठीक ठाक होगे और तुम लोग का जो है वो एसओपी की एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यूग्रिड जो है एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो कल्चरल एक्सचेंज जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है और ट्रैवलिंग जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज भी बनाई है ट्रैवलिंग के रिलेटेड, जिसके अंदर मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हूँ, कैसे मैंने ट्रैवल किया है। तो तुम लोग उसको भी देख सकते हो और गाइडेंस के तौर पे भी वैसे भी कि यूग्रिड है क्या, देखने के लिए कि कैसा लाइफस्टाइल होता है। ठीक है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है एलुमनाई सीरीज चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट मेजर के एलुमनाई लेके आ रहे हैं। तो आज है हमारे साथ अरीबा। सो अरीबा, इंट्रोड्यूस अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरीबा गुल एंड आई एम फ्रॉम कामरा कैंट पाकिस्तान। और मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रही हूँ। और करंटली मैं फॉल 2024 में प्रिंसिपल कैंडिडेट हूँ। और यहाँ पे मैं मेडिकल कॉलेज टेनेसी स्टेट में प्लेस हुई हूँ और यहाँ पे भी मेरा साइकोलॉजी मेजर ही चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अरीबा, डायरेक्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम है कम एप्लीकेशन में, आपको पता है बच्चों के पास। तो एसओपी के रिलेटेड बताएं, क्योंकि एसओपी जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो एसओपी आपने किस तरह लिखी थी, क्या प्रोसेस के थ्रू लिखी थी, किससे हेल्प ली थी, और एसओपी किस तरह लिखनी चाहिए, ये बताएं इसके बारे में। अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और बहुत फनी भी क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने यू ग्रेड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और मैंने बिल्कुल लास्ट डे पे अप्लाई किया था क्योंकि मेरी रूममेट ने मुझे कहा था। सो आई जस्ट अप्लाइड एट द वेरी लास्ट डे और मैंने उधर ही बैठे बैठे 5 मिनट में 250 लफ्ज अपने भाड़े में लिख दिए। और वो जो 4 सवाल थे जिनको हमने करना होता है, आंसर करना होता है, बस उनको मैंने एक एक पैराग्राफ में आंसर किया था। और ये था कि लकीली मुझे 4 महीने बाद कॉल आती है कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो मेरी तो कम्प्लीटली लक बेस है क्योंकि मैंने किसी से हेल्प नहीं ली थी, किसी के बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैं एक सजेशन जरूर दूंगी कि मुझे बहुत से लोग अपनी एसओपी रिव्यू करने के लिए भेज रहे हैं और वो स्टार्ट करते हैं अपनी एक दुखी कहानी से। लाइक पहले बताते हैं मैं इस फैमिली से हूँ, मेरा ये मसला है, मुझे ये दुख है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। एसओपी में 4 सवाल हैं जिसमें पहला आता है इंटरेस्ट और हैबिट्स आपकी। उसमें आपने बताना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप हो कौन, आप अपनी पर्सनैलिटी एसओपी में बताते हो, आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देते हो। तो काइंडली इस चीज को, आप क्वेश्चन को आंसर करें कि आप हैं कौन, आप क्या करना चाहते हैं, अपना फ्री टाइम आप कैसे गुजारते हैं। अगर आप उसमें अपने घर की कहानी सुनाएंगे तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। दूसरा आ जाता है एकेडमिक। एकेडमिक ऑब्जेक्टिव में आपने ये बताना है कि आपने जो डिग्री रखी है उसके पीछे पर्पस क्या है। हालांकि मुझे जो एसओपी आ रही है ना, उसमें पता है क्या बताया जा रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमने इस जगह काम किया, इस जगह काम किया। नहीं, आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि आपने इस जगह काम किया। आप उसमें ये बताओ कि आपने काम क्यों किया है, आपका मकसद क्या था उस काम के पीछे। आप जगहों के नाम ना लिखो, आप अपने पोस्ट ना लिखो, ये आपके 250 लफ्ज जाया करने वाली बात है। आप उसमें अपना इम्पैक्ट डालो, अपनी कहानी असल डालो कि मैं ये करना क्यों चाहता हूँ, मैं इस डिग्री में क्यों आया हूँ, मैं यूएस जाऊंगा तो मेरे साथ कल्चरल एक्सचेंज में क्या चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, और मैं अपनी डिग्री वहां पे कैसे उसको पॉलिश कर सकता हूँ और वापस आके मेरे लिए कैसे वो मेरे करियर पे इम्पैक्ट डालती है। तो इन चारों क्वेश्चंस को आपने बहुत बहुत अच्छे से अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन डाल के, कि उनको पता चले कि आप हो कौन, लाइक आपकी डिग्री के जरिए, आपके ऑब्जेक्टिव के जरिए, आपके एम के जरिए। इसमें अपने घर की कहानी प्लीज नहीं डालें। यस। ठीक हो गया रीबा। अच्छा यार, एसओपी के रिलेटेड जो है ना, वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखना। अच्छा रीबा, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरह की सर्टिफिकेशंस जो थी, आपने कौन से सर्टिफिकेट ऐड किए थे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और जो बच्चे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं कि सर्टिफिकेट्स को किस तरह ऐड किया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनके पास सेम तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इनको कैसे डिवाइड करें या क्या चीज़ें की जाए। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वहां पे 2 पीडीएफ की जगह होती है जहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। तो मैंने 2 पीडीएफ अलग अलग बनाए थे कैंप स्कैनर में, और उसमें एक में 5 और एक में 6 सर्टिफिकेट डाल दिए थे और उनको एक साथ डाला था। जो एक पार्ट था उसमें सिर्फ मेरे वॉलेंटियर वर्क का था, कि जहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, मैंने वो वेब फाउंडेशन में किया हुआ, लेकिन उसका उस वक्त मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। मैंने पेनी अपील में किया हुआ है, मिलीनियम फेलोशिप के साथ किया हुआ है, ऑर्फनेज में काम किया हुआ है, क्योंकि मेरी फील्ड साइकोलॉजी है तो मैंने उसके रिलेटेड ज्यादा
ज्यादा काम किया हुआ है। तो मैंने एक पीडीएफ उनके रिलेटेड बनाया था, और एक मेरा जो पीडीएफ था वो सारा उस रिलेटेड था जो मैंने इवेंट मैनेज किए हुए थे, जो मेरी अपनी हैबिट्स हैं, जो मेरी अपनी इंटरेस्ट हैं, जो मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया है। और फिर एक और जो वॉलेंटियर वर्क था उसमें मैंने ये भी ऐड किया था कि मैंने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की है और कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है, कितने कम्युनिटी आवर्स मैंने फुलफिल किए हैं, तो मैंने वो डाले थे। लेकिन अब बहुत से बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं जिनके पास वॉलेंटियर वर्क नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है वॉलेंटियर का। मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोगों को भी ना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनकी उनके बाकी एम ने इतना इम्पैक्ट डाला है कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो अपने एम्स बहुत स्ट्रांग रखें। अगर आपके पास वॉलेंटियर वर्क के सर्टिफिकेट नहीं है तो अपनी अचीवमेंट के सर्टिफिकेट डालें। अगर आप स्पीच में अच्छे हैं आप वो डालें। अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया आप वो डालें। अगर आपने कोई कंपटीशन विन किया आप वो डालें। ठीक हो गया। अच्छा रीबा, अब मुझे एक और आपसे सवाल पूछना था कि बच्चे कई बार होते हैं अपने आप को ना खुद ही सेल्फ जज कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा बैरियर अपने आगे उन्होंने लगाया होता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। मतलब उनके दिमाग में एक ये चीज बैठी हुई है कि यू ग्रेड पे बहुत ज्यादा कोई एक्सेप्शनल या कोई बहुत बला चीजें जो है ना वो सिलेक्ट होती हैं, जिनके पास बहुत ही हाई फाई सारा कुछ होता है यू ग्रेड के लिए। तो इसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात कहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ किस्मत चलती है या आपका जो आपने रिफ्लेक्शन लिखा होता है ना एसओपी में वो चलता है। इसमें इवन हमसे इतने ज्यादा ज्यादा लाइक लोग होते हैं जो अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, तो ये सारी किस्मत की बात होती है। मैं कहूंगी कि हर बंदे को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, एक बार आना चाहिए। जिसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी पता चल रहा है ना वो भी अप्लाई करे, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चला था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये है क्या, मैंने स्टिल अप्लाई कर दिया था। तो ये सारी किस्मत की बात है। 4 महीने बाद क्या पता आपको एक सरप्राइजिंग कॉल आती है कि आप एक्सेप्ट हो गए हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हर चीज में हाथ डालना चाहिए एक बार। और ये यूग्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें बहुत बहुत सी पाकिस्तान में और अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको ये नहीं भी मिलती, आप इसको ग्रैब नहीं भी कर पाते ना, तो इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा रीवा, मुझे अब एक बात बताएं, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया आपको वहाँ पे, ठीक है? तो कल्चर वाइज कह लें और एकेडमिक वाइज और अपने अंदर आपको क्योंकि एक यूग्रेड के बारे में एक मशहूर है, आप लोगों को शायद अभी ना पता हो क्योंकि आप अभी 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 गए हो, एलुमनाइज के अंदर एक बात मशहूर है कि जिस तरह आप जाते हो ना, क्योंकि आप अभी वापस नहीं आए, आपने वो वाला शौक कल्चर शौक वापस आके भी आपको एक लगेगा। तो जिस तरह आप जाते हो ना, जो वर्जन आपका जाता है वो वापस नहीं आता। एक कम्प्लीटली इवॉल्व और डिफरेंट पर्सनैलिटी लेके वापस आते हो। तो एक महीने के अंदर जो है वो अपनी लर्निंग वाइज और क्या क्या चेंजेस अपने अंदर अभी तक देखे हैं आप? क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं? अभी स्ट्रगल कर रही हो या टाइम लगेगा, क्या सीन है? नहीं, मेरे यहाँ स्ट्रगलिंग फेज था ना वो पहला हफ्ता था जब मैं सारे यू ग्रेड के पार्टिसिपेंट से अलग हुई थी ना। तो वो हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2-3 बहुत बड़े बैरियर्स आए थे जो मेरे लिए बहुत बड़े शॉकिंग थे। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग चीजें थी कि आपको रूम किसके साथ शेयर करना है, या आपको आप एकदम डोर में आते हो तो आपको लगता है आप जेल में आ गए हो, क्योंकि आप पहले कभी इतने दरख्तों में और इतनी ग्रीनरी में रहे नहीं होते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि सारी बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। और मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का कल्चर आप पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप नेगेटिव अडॉप्ट नहीं करने वाले बंदे ना, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। कैसे? एक ही बात है कि पाकिस्तान में अगर आप कुछ गलत बोल देते हो ना इंग्लिश बोलते हुए, वो आपको बहुत बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी, आपका गुस्सा कम हो जाता है। जो आप वहाँ पे बहुत एग्रेसिव होते हो, यहाँ पे इतनी अच्छी टीचिंग स्टाइल्स हैं कि वो आपको पीछे जाने ही नहीं देते हैं, वो आपको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। वो चाहते हैं हमारा कोई बच्चा फेल ना हो। तो आपको पता चलता है कि अच्छा हमने कैसे एकेडमिकली चीजें करनी है, मेंटेन करनी है वक्त पे। टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो। सबसे बड़ी बात पंचुअलिटी। आप हर चीज में टाइम पे उठते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे सब करते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे लोग, अगर मुझे सबसे बड़ा शौक ये भी लगा था कि ये लोग असर के टाइम सोए पड़े होते हैं, लेकिन वो इनके लिए इनके मुताबिक बहुत अच्छी चीज है। हम लोग तो चलो ईशा पढ़ के सो सकते हैं, लेकिन टाइम आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों के साथ मिलते हो, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज के साथ मिलते हो, आप अपने कनेक्शंस बनाते हो फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। आपको इतने लोग मिलते हैं, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी वर्क कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यस, शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, 1-2 हफ्ते आपको घर वाले बहुत याद आते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आपको घर जाने का दिल नहीं करता। तो हाँ, और यहाँ पे सफाई बहुत है।
तो पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज अपने मुल्क को साफ करें प्लीज। ठीक हो गया। नहीं, अभी स्टार्टिंग के दिन है, दिल करेगा पाकिस्तान आने का, सारे एक दो दफा जो है वो इमोशनल होते हैं। करेगा, थोड़ा टाइम रुको, करेगा। अच्छा, अभी जो है वो मुझे बताएं आपके, एक ये भी कंसर्न आता है क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ एलुमनाई सोसाइटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ना रिक्वेस्ट वगैरह मैसेजेस आते रहते हैं मुझे। तो एक ये भी मेरे पास आता है कि जो जैसे कि आप माशाल्लाह हिजाब करती हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी कि स्टूडेंट्स कुछ ये रिजर्वेशन है कि ये जो है सिलेक्शन पे अफेक्ट करता है। पहली बात ये कि अगर कोई स्काफ करती है लड़की तो ये इफेक्ट करता है या नहीं, और सेकंड थिंग, आपको वहां पे जाके इसके रिलेटेड कोई बैकलैश फेस करना पड़ा है या डॉम में आप जो रह रही हो कुछ इस तरह की चीज, ये बताओ क्योंकि काफी जरूरी है, बच्चों का काफी कंसर्न है इसके बारे में। अच्छा, पता है मैं जब यहाँ से आने से पहले थी ना, तो मैं अपना इंटरव्यू भी इसी हिजाब में और गाउन में देने गई थी, अबाया में। और मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन इसी बेस पे हुई है कि मैं अबाया और गाउन में गई थी, और अपने जो जिस बैच के साथ मैं गई थी उसमें मैं अकेली थी। तो मुझे लगता है कि मेरे हिजाब ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है कि मैं ज्यादा अच्छे से कल्चर एक्सचेंज कर सकती हूँ। और उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में ये पूछा भी था कि अगर आपको वहां जाके फेस करना पड़ता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ये उनका एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गलती से अगर मेरा एक बाल नजर आता है ना, तो ये लोग पकड़ के अंदर खड़े होते हैं कि हाँ अंदर करो अंदर करो। इनको मेरे से ज्यादा मेरे पर्दे की टेंशन है। तो ऐसा सच कोई मसला यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ऑनेस्टली मुझे हिजाब की वजह से बहुत इज्जत मिलती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दूं ना, कि अगर कैफेटेरिया में मैं वेट कर रही हूँ ना, तो वो कहेंगे कि आप पहले ले लें। मतलब वो आपको रिस्पेक्टफुल समझते हैं। क्लास में अगर कोई चीज टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो वो दूसरों को फेंकेगा लेकिन आपको तमीज से आके देगा। वो आपको बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। तो ये है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा आपको पर्सनल अटैक करते हैं आपके लाइफस्टाइल पे, आपके ड्रेसिंग सेंस पे, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ पे इतने लोग सपोर्ट करते हैं वहां पे बहुत आपका दिल खुश होता है। तो और आई थिंक आप इससे इससे आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ भी जाते हैं। तो यस, और आप सेफ भी फील करते हो यहाँ पे। ठीक हो गया। बैकलैश तो हल्का फुल्का ये पार्ट है ना, यही चीजें एक्सप्लोर करते हो। अगर 10 अच्छे लोग मिलते हैं तो जो एक दो बुरे मिलते हैं वो भी कुछ सिखा के जाते हैं, वो सर्वाइवल स्किल आपकी, क्योंकि आप अकेले बाहर के मुल्क में हो। तो आप यहाँ पे तो हमारे ये है कि ना पेरेंट्स हैं, वो सारा हमें क्वेश्चन मिला होता है। वहाँ पे जब आपको पता है आप ऑल अलोन हो, तो आप एक अलग तरीके से डील करते हो उसके साथ, जो भी आपको जो पोजीशन फेस करने को मिलती है। ठीक है, और जो पाकिस्तान के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम होती है। हम क्योंकि मेंटली इस तरह काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिस एनवायरनमेंट से हम गए होते हैं चीज़ों के साथ डील करने में, एज कम्पेयर टू देयर कल्चर। ठीक है, तो अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कोर्सेज के रिलेटेड, कि जैसे आप साइकोलॉजी की है ना, तो वहाँ जाके क्या आपको सेम कोर्सेज मिले या आपने डिफरेंट कोर्सेज उठाए? ठीक है, और आप जब वापस आओगी तो क्या आप एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़ोगी या क्रेडिट ट्रांसफर है, क्या सीन है? अच्छा, कोर्सेज का ये सीन है कि मिनिमम आप 4 रख सकते हो और मैक्सिमम आप 18 क्रेडिट आवर्स आपने फुल करने होते हैं, मिनिमम 12। तो मेरा ये सीन था कि मैंने 16 या 17 चूज किए थे। मेरे एक अप्रूव नहीं हुआ था, 5 ही कोर्स अप्रूव हुए हैं। तो उसमें ये था कि जो यूएस स्टडी का है ना, वो मुझे वो भी साइकोलॉजी का मिल गया था। यानी यूएस का भी है और साइकोलॉजी का भी है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि एक यूएस का रखना होता है, एक एकेडमिक स्किल्स होती हैं और दो आपके फील्ड के रिलेटेड होते हैं। तो मुझे जो कोर्सेज चाहिए थे वो यहाँ पे स्प्रिंग में ऑफर हो रहे हैं, लेकिन दो ऐसे थे जो फॉल में ऑफर हो रहे थे, तो वो मैंने ले लिए थे। अब बात आती है, कुछ लोग आपको कहते हैं कि 100 लेवल से ऊपर वाले ना लें, आपसे मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि 100 से 400 लेवल वाले कोर्सेज होते हैं। तो मैंने पर्सनली 400 वाले भी लिए हैं और 300 वाले भी लिए हैं। और लिटरली मेरे लिए बहुत बहुत ईजी है मैनेज करना। शायद मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, इसलिए अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग जरूर लेना, क्योंकि आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। 1000 में बहुत सिंपल चीजें होती हैं, बहुत सिंपल। आपको लगता है आप सेमेस्टर बस कुछ पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि मेरा एक 1000 वाला है तो वो मेरा मजाक में गुजरता है। तो 3000 वाले में मुझे लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई भी साथ हो रही है। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफर होगा या नहीं, तो मेरी यूनिवर्सिटी अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है वो मुझे कोई ईमेल का जवाब नहीं दे रही कि वो ट्रांसफर करेगी या नहीं। ऑल तो मुझे 2 सब्जेक्ट ऐसे मिले हैं जो सेम कंटेंट और सेम क्रेडिट और के हैं, सारा कुछ सेम है। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो वो कर देते हैं तो मैं समर लगा लूंगी, तो मुझे सब कोर्स सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में 7 सेमेस्टर में कर लूंगी, एक 8 में और 2 समर में। अगर वो नहीं करते तो फिर कुछ मसला होगा, क्योंकि मेरा अल्टरनेट बैच नहीं है, तो मुझे लगता है शायद एक और सेमेस्टर भी फ्रीज कराना पड़े या।
ठीक हो गया। मतलब ये जो सेमेस्टर फीस और कोर्सेज है ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट वेरी करते हैं। आपके बैच में जो और बच्चे होंगे हर एक का एक डिफरेंट उनके साथ चीजें चल रही होंगी। करीबा मुझे बताएं कि वापस आने के बाद आपके क्या प्लान है, कि मतलब आप क्या यूग्रेड के बाद क्या सोचती हैं, ये बताएं। या वापस आना ही सब नहीं बता है? सब बता दूं। अच्छा, मेरा वापस आने के बाद प्लान ये, पहले हफ्ते तो मुझे लगा था कि मैं दोबारा कभी अमेरिका नहीं आऊंगी, मतलब मैंने आना ही नहीं है। मुझे मतलब ऐसी वाइब आ रही थी कि मैं 7 समंदर दूर अपने घर वालों से बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे कोई वापस हो रहा है। लेकिन ये कि यहाँ पे बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आई थिंक आपको दोबारा फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना चाहिए, दूसरी यूरोप कंट्रीज की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए करना चाहिए। अगर तो आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आई थिंक आपको लाजमी आना चाहिए, नहीं तो आपको यूएन का वॉलंटियर या मेंबर बन जाना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर गुड गोल्स। अच्छा अरीबा, अब ना घूमने फिरने के रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक यूग्रेड का बहुत एक्सपेक्ट है। अच्छा, और मुझे भी काफी शौक है, मैं भी काफी ज्यादा घूमा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कैसा होता है कि एकदम पाकिस्तान में हम पढ़ रहे हैं और एकदम सिलेक्शन हो के हम यूएसए में जो ड्रीम लोकेशन हमने सोची हैं, जो हम मतलब देखते आए हैं, जैसे कि मेरे लिए लॉस एंजलिस थी। मतलब बचपन से GTA वाई सिटी हम खेलते आए हैं, तो उस जगह के ऊपर जाना और वो सारा देखना तो एक मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस था बहुत। तो ये बताएं कैसा फील होता है, सोचा था कभी ऐसे कि हो जाएगा या क्या सीन है? अच्छा, मैंने जब मुझे कॉल आई थी और शॉर्टलिस्ट हुई थी तो मैं तब से कह रही थी कि हाँ मैं सिलेक्ट हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी मेरा इंटरव्यू होगा तो उसमें क्या बनेगा, और मैं बस खुशी से कि मैं तो यूएस से आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई, टेनेसी टेनेसी एक बहुत बड़ी स्टेट नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है, और मैं एक मेरीविल में हूँ, मेरीविल सिटी में हूँ, जो बहुत छोटा सा ग्रीन एरिया, सारा कुछ मतलब बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। और वो बिल्कुल एक ऐसा होता है ड्रीम कम ट्रू हो जाता है कि आप बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी देख रहे होते हो, आप खूबसूरती देख रहे होते हो, और आप अल्लाह ताला के बनाए हुए हुस्न को सराह रहे होते हो। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। आप सोच भी नहीं सकते, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर घूमने की बात करते हैं तो स्टाइपेंड में मुझे लगता है हम 5-6 से ज्यादा नहीं जा सकते, या 5 उससे ज्यादा नहीं जा सकते स्टेट्स में। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है मेरी बजटिंग इससे ज्यादा नहीं हो सकेगी। तो एक तो मैं टेनेसी देख रही हूँ, दूसरा अभी मैंने कल फ्लोरिडा जाना है, और फिर न्यूयॉर्क जाना है फॉल फॉल ब्रेक में। थैंक्स गिविंग में आप शिकागो जा सकते हो, या कैलिफोर्निया जा सकते हो, या लॉस एंजलिस जा सकते हो। घूमना फिरना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूग्रेड का, और मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूंगा, जो आपको भी और जो भी बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे, कि यार बजटिंग अच्छे से करो तो 5-6 से ज्यादा स्टेट्स भी घूमी जा सकती हैं। मैं खुद 13 घूमा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ज्यादा अगर बजटिंग की जाए। इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ट्रेवल सीरीज पूरी पढ़ी है, वहां जाके देखो। इवन एलुमनाई से भी पूछो जो ट्रेवल करते हैं, जिन्होंने ज्यादा ट्रेवल किया है। आई एम श्योर उनके पास तुम्हारे लिए जो है वो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं बजटिंग की, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना वो आधे से ज्यादा बजट जब खर्च कर लेते हैं उसके बाद उनको गेम समझ आती है। अच्छा रीबा, आज का लास्ट सवाल आपसे मैं पूछूंगा, डिटेल में इसका आंसर करिएगा ताकि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। कुछ इस तरह की चीजें बताएं जो एसओपी राइटिंग करते हुए करनी चाहिए हर साल में। ठीक है, मतलब ये चीजें जो है आपको लाजमी करनी चाहिए, और कुछ इस तरह की चीजें जो अवॉइड करें, मतलब यार ये तो ना करो कम से कम, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, मैंने अभी तक जितनी एसओपीज रिव्यू की है ना, उसमें एक चीज तो सबसे पहले ये कहूंगी कि स्टार्ट ऐसे नहीं दो कि मेरा नाम ये है, या मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या मेरी ये दुखी कहानी है। इससे आप स्टार्ट लेते हो, वो सबसे पहले आपको रिजेक्ट करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। आई एम नॉट इन द सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन स्टिल मुझे ये लगता है कि ये चीजें आपको रिजेक्ट करवाती हैं। दूसरा, एआई का यूज पता नहीं, मुझे लगता है आप कर सकते हो। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं करना, लेकिन आप थोड़ा बहुत कर सकते हो आइडिया लेने के लिए, पूरी तरह नहीं, मतलब पूरी तरह बिल्कुल नहीं। 10% आप कर लो, बाकी 90% आप खुद लिखो। और फुली आपने एआई या चैट जीपीटी यूज नहीं करना। और तीसरी बात ये कि आपने स्टार्ट इंटरेस्ट और हॉबीज से ही लेना है। मुझे लगता है कि आप जिस तरह 4 सवाल जिस तरतीब से आप उन्हीं तरतीब से जवाब दोगे, तो आप उन्हीं तरतीब का एक एक पैराग्राफ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर
बना के लिखें, उससे ये होगा कि ज्यादा इम्पैक्ट बनेगा कि आप एक तरह सीक्वेंस से चल रहे हैं, आप टाइम पे आपकी पंचुअलिटी भी समझ आएगी, आपका सीक्वेंस भी समझ आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ओसीडी होता है और वो बहुत तरतीब फॉलो करते हैं, और कुछ लोग रेंडमली सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो प्लीज उसको एक मैनेज करके अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि ये भी चीज भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत आपकी पर्सनैलिटी को ही शो कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल गया होगा होपफुली, और एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा। और अगेन मैं कहूँगा कि ट्रैवल सीरीज देख लेना। और यार मैं एसओपी वैसे तो मैं रिव्यू नहीं करता, पर मैंने इस दफ़ा बहुत बोला है कि रिव्यू ना कराओ ना कराओ ना कराओ, ख़राब हो जाती, जो कि हो जाती है। लेकिन ज़बरदस्ती एक दो बच्चों ने जो है वो मेरे से करवा ही ली। ठीक है कि करें करें। मैंने जब उनकी एसओपी पढ़ी तो मैंने देखा कि बहुत हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यार तुम लोग के। तुम लोग तो जो हो वो नहीं लिख रहे सही एसओपी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, ठीक है, पेज जो है। तो अगर किसी ने एसओपी रिव्यू करानी है दो, मैं कोई चेंज करने के लिए किसी को नहीं बोलूंगा, ये मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक उसको रीड दूंगा, और अगर कोई बेसिक चीज़ कुछ इस तरह की हुई तो बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं प्रेफर करता कि एसओपी कोई रिव्यू करवाए। बट स्टिल जो मैंने हालात देखे हैं तो थोड़ी सी ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का सबका फ़ायदा हो, जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 साल से तुम लोग मेरे साथ हो सारे। ठीक है, तो और अपना ख्याल रखो। और भी एलुमनाइज के साथ इंटरव्यू आएंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़ कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह